एक आम दिन की गई खोज में और एक कमाल की खोज में क्या अंतर है? तो सबसे बड़ा अंतर है कि एक आम खोज आपको इतिहास के बारे में बहुत कम बताएगी, लेकिन एक कमाल की खोज आपको उनके बारे में और ज्यादा अच्छे से बता पाएगी जिन्होंने उसको बनाया होगा। और अब मैंने मेरी थोड़ी बहुत अकल इकट्ठी करके एक लिस्ट बनाई है, जरा आप भी उसे देखिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सनी पासवान को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मैं यहाँ सबसे पहले बात करूंगा प्राग एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक की, जिसे क्लॉक ऑफ आर्लोव के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप ये बात मान सकते हैं कि इस घड़ी को असल में 1410 में बनाया गया था? लेकिन गलत बात यह है कि आज तक ये कोई नहीं पता लगा पाया कि इस घड़ी को बनाया किसने था। लेकिन इस घड़ी के साथ एक कमाल की कहानी जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि इस घड़ी को हानस नाम के एक आदमी द्वारा बनाया गया था, जिसके बाद तब के राजा ने इस घड़ी को देखा तो वो भी हैरान रह गए और उनके मन में ये डर बैठ गया कि कहीं हानस ऐसी ही घड़ी किसी और शहर के लिए ना बना डाले। इसलिए उस राजा ने तुरंत हानस की आंखें ही निकलवा डाली। क्या आप सोच भी सकते हैं कि हानस के साथ क्या हुआ होगा? खैर, अब ये सच है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर एक सच ये है कि ये घड़ी इतिहास का एक अजूबा ही है। ये घड़ी एक साथ चेक और सेंट्रल यूरोप का टाइम दिखाती है। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात यह है कि ये घड़ी आसमान में दिखने वाले सभी मुख्य तारों और ग्रहों की चाल पर नजर बनाकर रखती है। अगर ये भी आपके लिए ज्यादा नहीं था तो अब ये सुनिए, इस घड़ी के चारों ओर कुछ छोटे छोटे रोबोट्स आपको लगे हुए दिख जाएंगे और जब घड़ी की सुइयां इन तक पहुंचती हैं तो ये रोबोट्स सुइयों के साथ तालमेल करने लग जाते हैं। ये घड़ी सच में इतने पुराने इतिहास का बेमिसाल नमूना है। बेशक दुनिया में बहुत सी ऐसी घड़ियां आपने देखी होंगी, लेकिन यकीन मानिए इस घड़ी का कोई मुकाबला नहीं था। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं घड़ियों की, तो एक और देख लेते हैं। और ये घड़ी आपको रोमन के लोरेंस शहर में दिखेगी। इसे सबसे पहली बार नवंबर 2011 में ढूंढा गया था। खैर, इसे हम एक घड़ी तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बल्कि ये एक पत्थर से बना हुआ सनडायल है, जो कि आज भी बहुत अच्छी हालत में बना हुआ है, जबकि इसे कम से कम 2000 सालों पहले बनाया गया होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 2000 सालों पुराना होने के बाद भी इस पर बनी मार्किंग्स इतनी अच्छी हालत में मौजूद है कि आप इन्हें छूकर महसूस कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर इसके मालिक का नाम भी लिखा हुआ है। जी हाँ, इस पत्थर के नीचे लिखे अक्षरों के मुताबिक ये सनडायल कभी मार्क नोवी टबुला नाम के व्यक्ति का था। इसमें मार्क उसके पिता का नाम था, जो कि उस समय किसी राजा के राजनीतिक सलाहकार रहे होंगे। पहले इस तरह से पर्सनल सनडायल बनाना कोई मजाक नहीं था, इन्हें सिर्फ खास लोगों के लिए ही तैयार किया जाता था। इसलिए मार्क ने ये अपने बेटे के लिए भी तैयार करवाया। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज इतिहासकार ये मानते हैं कि जिस जगह ये पड़ा मिला वहां इसे नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, ये सनडायल एक खंडर हो चुके ऐतिहासिक थिएटर के बीच में पड़ा मिला, जबकि इतिहास में ऐसे सनडायल्स को राजा के सभागृह के टॉप पर लगा दिया जाता था। तो ये कहां से आया, ये बात मुझे भी समझ नहीं आई। हमें पता है कि धरती गोल है और इसे पहले की धरती सपाट बोलने वाले लोग आ जाएं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे वैज्ञानिक और हमारी किताबें हमें शुरुआत से ही धरती के बारे में बताते आए हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों पहले ही हमारी धरती के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन 15वीं शताब्दी तक कोई भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। और अब जरा इसे देखिए, इसे एडोफाइल के नाम से जाना जाता है, जिसे मार्टिन बहम के द्वारा सन 1492 में बनाया गया था और मेरे ख्याल से इसे ही दुनिया का सबसे पहला ग्लोब भी कहा जाता है। मार्टिन जर्मनी के रहने वाले थे, वहीं एडोफाइल का इंग्लिश में मतलब होता है अर्थ एप्पल। और सबसे पहले मार्टिन ने ही धरती के गोल होने की बात कही, जिसे दुनिया भर ने माना। साथ ही उन्होंने धरती का अंदाजा लगाकर मैप भी तैयार किया, जो कि कुछ हद तक ठीक भी था। बेशक इस मैप में अमेरिका कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और इसका कारण था कि कोलंबस तब तक अपनी यात्रा से वापस नहीं आए थे जब ये ग्लोब बनाया गया था। वहीं यूरेशियन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा इसमें दिखाया गया है, लेकिन यूरोप और एशिया के बीच का इलाका जहां आज समुद्र है उसे खाली क्यों दिखाया गया? वहीं जापान का क्षेत्र भी बहुत बड़ा दिखाया गया है। इसके अलावा मलेशिया को एक अलग ही कॉन्टिनेंट इसमें दिखाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी इतने शतकों पहले, जब कोई तकनीक नहीं थी, तब ऐसा कुछ बनाना सच में हैरान कर देने वाला था। खैर, इस कमाल के ग्लोब को हाल ही में पाया गया और इसे आज एक म्यूजियम में रखा हुआ है। हम सबको पता है कि इस आर्केंजल राफेल नाम के जहाज के मलबे को ढूंढने में हम सबको बहुत वक्त लगा। जी हाँ, इसे 2002 में ढूंढा जा चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी 12 सालों का और इंतजार किया गया और 2014 में गोताखोरों की एक टीम इस जहाज को खंगालने के लिए समुद्र में उतरी और उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें इस जहाज से बहुत कमाल की चीजें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले उस टीम को इस जहाज से एक गोभी के फूल जैसा कुछ दिखने वाला मिला और सभी इसे एक पुराना गोभी का फूल ही मान रहे थे, लेकिन बाद में सबको
समझ आया कि ये तो असल में किताब है। जी हाँ, वो किताब इतनी ज्यादा गल चुकी थी कि वो सड़ी हुई गोभी जैसी दिख रही थी। अब इस किताब के रहस्य को खोलने का काम शुरू किया गया, लेकिन बदकिस्मती से समुद्री पानी, तेल, ग्रीस अपना काम इस किताब पर कर चुके थे। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि कोई भी वैज्ञानिक इस किताब को खोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सभी को ये डर था कि अगर कोई इसे खोलेगा और पेज फटेंगे तो नाम उसी व्यक्ति पर आ जाएगा। किस्मत से इस किताब पर चमड़े का कवर चढ़ा हुआ था और उसी ने इस किताब को बहुत संभाल कर रखा और फिर हिम्मत रखकर इस किताब को जब खोला गया तो उसके अंदर की हालत काफी अच्छी थी। अभी 7 सालों का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 पेजेस ही इस किताब के खोले गए हैं और इन पेजेस को पढ़कर मैं आपको बता सकता हूँ कि इस किताब का नाम रॉयल स्वीडिश मैथमेटिकल एल्मेनेक ऑफ 1698 था। इसके पहले पेज पर बनी हुई फिगर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से उस मैथ की बात की गई है जो अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाता है। और अब मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और वो ये है कि ये किताब सन 1698 में लिखी गई थी। मतलब उस समय भी लोग अंतरिक्ष को लेकर इतने समझदार थे कि उन्होंने अंतरिक्ष को समझाने के लिए किताबें तक लिख डाली। मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने ये लिखी और उनको भी जो आज इसके एक एक पन्ने को खोल रहे हैं। कुछ पुरानी किताबों को भगवान जीसस क्राइस्ट की निजी डायरीज बोलना बहुत गलत होगा, लेकिन ये बातें मैं नहीं बल्कि 2000 सालों पुराने ये कागज खुद बोल रहे हैं। कमाल की बात यह है कि वैज्ञानिक भी आज तक इस बात को झुठला नहीं पाए हैं कि ये भगवान जीसस की डायरी नहीं है। जी हाँ, इन किताबों को जॉर्डन की एक गुफा में सन 2015 में बाहर निकाला गया और जैसे ही ये मिली इन पर तब से ही बहुत सारे गहरे शोध किए गए, लेकिन कोई भी इन्हें समझ नहीं पाया। खैर, आज भी वैज्ञानिक इस पर अपनी रिसर्च करते आ रहे हैं। इस किताब में ही ये लिखा गया है कि जिस दिन से ये किताबें लिखी गई हैं तब से ही इन्हें किसी ने नहीं छुआ। इस लाइन का मतलब क्या था मैं तो खुद ये समझ नहीं पाया। ये किताबें कभी इंसानों को ना मिलती अगर उस दिन गुफा में बाढ़ ना आती तो। इस किताब पर मेनोरा सिंबल बना हुआ है, साथ ही हर किताबों पर तांबे का कवर भी चढ़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें ऐतिहासिक हिब्रू भाषा का इस्तेमाल करके बातें लिखी गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली बात यह है कि इसके ऊपर लिखा टेक्स्ट पूरी तरह से कोड है। इसके अलावा इनमें से एक किताब में एक चमड़े का टुकड़ा भी मिला और जब इस चमड़े के टुकड़े का टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये जीसस के समय का ही था। साथ ही आज पूरी दुनिया ये बात मान चुकी है कि यही किताबें इस दुनिया की सबसे पुरानी क्रिश्चियन धार्मिक किताबें हैं। इसी वजह से लोग इसे भगवान जीसस की डायरीज कहते हैं, लेकिन कोई भी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया। क्या आप कभी शिकार पर गए हैं? मेरे ख्याल से आप तो कभी नहीं गए होंगे, लेकिन पहले जो लोग जाया करते थे वो अक्सर इस बात में कंफ्यूज रहा करते थे कि वो शिकार करते समय पिस्टल का इस्तेमाल करें या फिर चाकू का। बेशक उस समय पर बहुत से लोगों के पास तो पिस्टल हुआ भी नहीं करती थी, इसलिए एक बड़े घराने के शिकारी ने इस समस्या का हल निकाला और उन्होंने इस अजीब से हथियार को तैयार किया। ये एक चाकू के साथ साथ एक पिस्टल भी थी। मेरे अंदाजे के हिसाब से इस हथियार को सन 1529 से 1534 के बीच कभी बनाया गया होगा। अब बेशक आपको ऐसा हथियार कितना भी अजीब क्यों ना लगे, लेकिन उस समय पर यह बहुत चलन में था और हर बड़ा शिकारी इसे इस्तेमाल करना चाहता था। इतना ही नहीं, अगर आप इस नाइफ पिस्टल पर लगे ब्लेड को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पर कैलेंडर छपा हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ इसे बनाने वाले के साइन भी मौजूद थे। इससे ये पता चलता है कि ये हथियार जर्मनी में बनाया गया था और शायद सटीक भाषा में कहूँ तो इसे म्यूनिक में तैयार किया गया होगा। उस समय ऐसे हजारों हथियार बेचे गए थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा नाजुक थे और कई गोलियां चलाने के बाद इनका टूट जाना तय था, इसलिए उस समय ज्यादातर खत्म भी हो गए। आज की बात करूं तो ऐसे गिने चुने ही हथियार आपको दुनिया में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए ऐसे ही एक हथियार को न्यूयॉर्क में बने एक म्यूजियम में रखा गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।